We are dealing with Unit 2, Indian Contract Act 1872, and we have started with the chapter called Discharge of Contract, and in detail we have discussed what are the various methods of getting discharged from contract in the previous session. Today we will take one more question from the same chapter, and today's question is on the screen. In which circumstances parties get discharged from the contract by mutual understanding, or we can say by mutual consent or by mutual agreement? We are supposed to discuss this question in detail. So how the parties can get discharged by mutual consent? There are various ways of getting discharged from contract. This is one of the method, and in this method there are various ways to get discharged from. Today what we are going to learn in detail is the second method, can be asked separately as a long question, that in what circumstances, in what situation, in what cases the parties get discharged by mutual agreement or mutual consent. So let's have the discussion based on this point as per section 62 and 63. So when a contract can be made with the mutual consent, it can also be terminated with the expressed or implied mutual agreement of the same parties. दो जन मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं म्यूचुअली जॉइंटली, तो दो जन मिलके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का अंत भी ला सकते हैं म्यूचुअली। ये पॉसिबल है। दो जन मिलके शादी कर रहे हैं तो दो जन मिलके डिवोर्स की डिमांड कर सकते हैं म्यूचुअली जॉइंटली, दोनों सहमत होने चाहिए। बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री म्यूचुअली। तो कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐसा ही है, दो जन मिलके कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दो जन मिलके उसी कॉन्ट्रैक्ट का अंत भी लाना चाहे तो पॉसिबल है। कैसे हो सकते हैं इसके? नॉर्मली तीन तरीके हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसल कर दीजिए, भूल जाइए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जस्ट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन दोनों तैयार होने चाहिए कैंसलेशन के लिए। या तो दूसरा तरीका है सर, टर्म्स को अल्टर कर दीजिए, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है उसमें चेंजेस कर दीजिए, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से हमें छुटकारा मिल जाएगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करना पड़ेगा विथ न्यू कंडीशंस। Be either the contract is cancelled or the terms are altered or a new agreement is substituted, then in all such cases all the contract stands discharged or term. Let's have the discussion now in the various ways how the contract can be, the parties can get discharged from the contract. Let's have the first way through which the parties get discharged from the contract. First one is novation. Novation, in simple words, it is nothing but new contract. Novation means a new contract as per section 62. The term novation means the substitution of a new contract for the existing one. Substitution of a new contract for the existing one. यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट करें, नया कॉन्ट्रैक्ट करें, तो होगा क्या सर? पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। पुरानी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं देना है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमने परफॉर्मेंस। ये दो तरीके से पॉसिबल है। हाउ द नोवेशन मींस न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर एज लीगल। दो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट करने के दो सिचुएशन हो सकते हैं। पहली सिचुएशन है वेयर द पार्टीज रिमेन द सेम बट द कॉन्ट्रैक्ट इज चेंज्ड। पार्टीज वही रहेगी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने की बात हो सकती है। एक्स और वाई थे पहले कॉन्ट्रैक्ट में, एक्स और वाई रहते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने की बात हो रही है, दोनों की कंसेंट लेके पॉसिबल है। दूसरा तरीका है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन सेम्स बट द पार्टीज आर चेंज्ड। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस वही रखी जाती है लेकिन पक्षकार बदल जाते हैं। पक्षकार में मान लीजिए एक्स और वाई थे और एक तीसरे पक्षकार को अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है, जेड भी आ जाता है। पुराने तो थे ही, साथ साथ में एक नया आ गया, यानी पार्टीज बदल गई लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की शर्त वही रखी गई है। तो इस तरीके से न्यू कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाता है तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज मिलता है। डिस्चार्ज कहाँ से मिलता है सर? पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज मिलता है, यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब हमने परफॉर्मेंस नहीं देना है, हमने परफॉर्मेंस न्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देना है। देसी में इतना याद रखना है कि नवी आवे तो जूनी ने भूली जवानी છે, એટલે કે નવો કરાર થાય તો જૂના કરાર ભૂલી જવાના છે અને જૂના કરારમાંથી આપણને છુટકારો મળે છે. We get discharge from the old contract with the formation of new contract. अब नोवेशन के कुछ एसेंशियल्स है। पहला एसेंशियल है द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केपेबल टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ।
जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम लीगली चैलेंज कर सके ऐसा न्यू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी हमें लीगल एक्शन लेना हो तो हम ले सके वैसा होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, वो राइटिंग में करना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और ज़रूरी जो स्टैम्प फीस स्टैम्प ड्यूटी भरनी चाहिए वो पे करी हुई होनी चाहिए, स्टैम्प पेपर भी वैसा यूज़ करना चाहिए। तो लीगली वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट लीगली हमने फ्रेम करना चाहिए, बनाना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। दूसरा एसेंशियल ऑफ नोवेशन ये बनता है कि नोवेशन मस्ट बी डन बिफोर द ब्रीच ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन जो हम कर रहे हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट हम जो बना रहे हैं, जो जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट से पहले हो जानी चाहिए। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जो ड्यू डेट होती है ना, उससे पहले हो जाना चाहिए। 15 सितंबर को पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने परफॉर्मेंस देना है, तो 15 सितंबर से पहले आपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेना चाहिए, तो ही पुराने में से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो 15 तारीख को पुराने में ही परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, नया तो भूल जाइए आप। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तीसरी सिचुएशन है, इट इज पॉसिबल ओनली बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। कि जितने भी पार्टीज हो नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दो हो तीन हो, तो सबका कंसेंट लेना जरूरी है। मीन्स ऑल द पार्टीज मस्ट म्यूचुअली एग्री, दे मस्ट प्रोवाइड देयर म्यूचुअल कंसेंट फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नोवेशन। सबकी कंसेंट जरूरी है। एक ने भी विरोध किया तो नोवेशन इज नॉट पॉसिबल, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, वैलिड नहीं माना जाएगा, पुराने के हिसाब से परफॉर्मेंस। चौथा एसेंशियल है नोवेशन का, विद द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट द लायबिलिटी अंडर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली डिस्चार्ज। जैसे ही आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जो भी जिम्मेदारी थी उसमें से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ये हो गया नोवेशन की बातें। दूसरे वेस पे चलते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर। दूसरा आता है अल्ट्रेशन। व्हाट इज अल्ट्रेशन सर? अल्ट्रेशन यानी क्या? सर अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजेस, वेरिएशंस, मॉडिफिकेशन, फेरफार करो। किस टाइप के अल्ट्रेशंस की बात होती है सर इसके अंदर? अल्ट्रेशन यहाँ जो करने हैं सर, वो अल्ट्रेशंस होंगे मटेरियल अल्ट्रेशंस। मींस इट मींस अ चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन, बट इट मस्ट बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। आप कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में चेंजेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सबकी कंसेंट लेके करना है, मनमानी नहीं करनी, अपने आप चेंजेस नहीं करना। अल्ट्रेशन हैज द इफेक्ट ऑफ टर्मिनेटिंग द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर पूछे बिना आपने कोई चेंजेस किए, कोई अल्ट्रेशन किए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सर पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से दूसरे बंदे को डिस्चार्ज मिल जाएगा, पूछे बिना किया तो। इसलिए पूछ के काम करना है सर। यू हैव टू टेक परमिशन फॉर मेकिंग अल्ट्रेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। परमिशन लेके अल्ट्रेशन करना है, दोनों एग्री करने चाहिए। ये अल्ट्रेशन मटेरियल हो सकता है, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो अल्ट्रेशन कर रहे हैं उससे ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाए, उसकी वैलिडिटी पे इफेक्ट पड़ेगा सर। इट इफेक्ट्स द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसकी सीधी सीधी असर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पे हो सकता है, आप कोई भी अल्ट्रेशन कर रहे हो तो वो अल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ, चेंज इन द अमाउंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने रकम चेंज करने की बात करनी, कर सकते हैं, लेकिन कंसेंट लेके करना चाहिए। जो चीज़ आप 250 में देना चाहते थे, आप सामने वाले से कह रहे हैं अगर मैं तुझे 250 में दूंगा तो मुझे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसका 280 प्राइस कर देते हैं। क्या आप सहमत हैं? कंसेंट लेना पड़ेगा। 200 250 का 280 करना है, प्राइस बढ़ानी है, टर्म्स चेंज करने हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो परमिशन लेके करना चाहिए, अपने आप 280 नहीं कर देना है, तो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो अल्ट्रेशन इनवैलिड माना जाएगा। इफ यू मेक अल्ट्रेशन विदाउट आस्किंग द parties get discharged, the other party get discharged from the party. So material alteration is done with the consent of the parties, then original contract is discharged. जैसे ही आप material alteration consent लेके अगर आप करते हैं, consent लेके भी करते हैं, तो क्या होगा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से आपको छुटकारा मिल जाएगा। The parties get discharged from the old contract. तो ये हो गया दूसरे मेथड की बात। मैंने अमाउंट की बात की, वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अंदर, क्वांटिटी चेंज करने की बात हो सकती है, इस तरीके से हो सकता, कोई ब्रांड चेंज करने की बात हो सकती है, सर लाल किला बासमती राइस नहीं, कोहिनूर बासमती राइस चाहिए। ऐसे चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसे अल्ट्रेशंस भी हो सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
हो सकता है, लेकिन कंसेंट लेके करना चाहिए। कंसेंट लेके करते हैं तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज मिल जाएगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट की जो न्यू टर्म्स डिसाइड की गई उसके हिसाब से परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन है, तीसरी मेथड है रेसिशन। रेसिशन स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, रिसेशन रिसेशन लिख के आ जाते हैं, अनर्थ हो जाता है। रिसेशन यानी मंदी, रेसिशन का मतलब है कैंसलेशन, रद्द करना, कमी करवू। तो रेसिशन का मीनिंग है कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ पर्सन एट हुज। अब कैंसलेशन अगर हमें करना है सर तो इसके तीन तरीके हैं। एक एक्सप्रेस कैंसलेशन हो सकता है, दूसरा कैंसलेशन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओनली, और तीसरा है इम्प्लाइड कैंसलेशन, तीसरा है इम्प्लाइड कैंसलेशन। तो एक्सप्रेस कैंसलेशन कैसा होगा सर? दो जन मिलके अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं म्यूचुअली, तो दो जन मिलके कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअली कैंसिल भी कर सकते हैं। एक दूसरे को स्पष्ट बता देते हैं कि भाई मैंने जो ऑर्डर दिया है ना वो कैंसिल कर दीजिए ना आप। दूसरा कहता है ठीक है तो आप पेमेंट मत दीजिएगा, हम इस ऑर्डर को, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। दोनों एग्री हो जाते हैं तो इस तरीके से कैंसलेशन हो सकता है। इसको एक्सप्रेस कैंसलेशन या एक्सप्रेस रेसिशन कह सकते हैं। दोनों ने स्पष्ट किया है एक दूसरे के सामने, दोनों को कोई आपत्ति नहीं हो सकता है। दूसरा तरीका है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो। दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जहाँ पे एक बंदे के साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी हुई होती है कि मतलब क्या है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द? सर एक बंदे ने लॉस बेयर किया हो, द वन पर्सन फ्रॉम द टू पर्सन, वन पर्सन हैज गॉन लॉस। कैसे? हिज कंसेंट इज अफेक्टेड आइदर बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, और इट मे बी कोर्शियन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी कंसेंट लेते वक्त या तो उसके साथ फ्रॉड किया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट बोला हो, या अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग किया करके अनफेयर एडवांटेज लिया हो, मौके का फायदा उठाया हो, या कह सकते हैं कि यूज ऑफ फोर्स किया हो यानी कि कोर्शन का उपयोग किया हो। इसमें से कोई भी एक तरीके से अगर कंसेंट लिया गया हो, इट इज द कंसेंट इज अफेक्टेड, वहाँ फ्री कंसेंट नहीं है। वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानते हैं सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जहाँ पे एग्राइड पार्टी कानून का सहारा ले सकता है, ही कैन गो टू द कोर्ट एंड ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस एंड इवन ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। एग्राइड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके कॉन्ट्रैक्ट में से खुद को डिस्चार्ज कर सकता है, सामने वाले के पास से अपने राइट्स के हिसाब से जो भी कॉम्पेंसेशन क्लेम करना है कर सकता है। इसी के अंदर तीसरी सिचुएशन बनती है इम्प्लाइड रेसिशन। इम्प्लाइड रेसिशन का ये मतलब होता है कि एक्स ने ऑर्डर दिया वाई को कि भाई 50,000 का माल भेजना, 7 दिन बाद आप भेज देना 50,000 का माल। वाई ने 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 रुपए का माल भेजा नहीं। ना वाई ने माल भेजा, ना एक्स ने डिमांड की बात, ना ही वाई ने कुछ पूछा। यानी एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुई बाद में। हो सकता है भूल गए हो, या हो सकता है इतना इम्पोर्टेंट ना हो ये ट्रांजैक्शन दोनों के लिए, हो सकता है। तो ना ही वाई ने माल भेजा, ना ही एक्स ने पेमेंट किया, और ये बात को 6 महीने हो गए इस व्यवहार को। अब इस सिचुएशन में क्या होगा सर? ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइडली कैंसिल हो गया, इम्प्लाइडली। आप ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया with the non performance from both the parties, with the non performance for a long duration from both the parties। तो इस तरीके से भी डिस्चार्ज हो सकता है, मिल सकता है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। अब अभी तक जो हमने चर्चा की पहली तीन मेथड, वो सेक्शन 62 के हिसाब की चर्चा। अब अगली तीन जो मेथड आ रही है सर, वो सेक्शन 63 के हिसाब से चर्चा करना है। रेमिशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमिशन? सेक्शन 63 के हिसाब से रेमिशन का मतलब होता है सर, रेमिशन मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर सम देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर अमाउंट देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। यानी जितनी रकम का स्वीकार करना चाहिए था उससे कम रकम का स्वीकार किया जा रहा है। Either the amount accepted by the promisee is less, ऐसी सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो सर यहाँ पे द पार्टीज गेट डिस्चार्ज, द अदर पार्टी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट।
फ्रॉम द रिमेनिंग। इसे कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्ज बाय सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन से भी डिस्चार्ज मिलता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ज़्यादा क्लियर है। मान लीजिए एक्स ने वाई को 100 रुपये देने, वाई ने एक्स को 100 रुपये देने। तो एक्स ने वाई को 100 रुपये देने का मतलब ये है कि वाई ने एक्स को पहले 100 रुपये उधार दिए होंगे। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से 100 रुपये उधार मांगे, एक्स ने वाई से उधार मांगे कि 100 रुपये दीजिए, मैं आपको एक हफ्ते के अंदर लौटा दूँ। अब एक हफ्ता हो गया, वो 100 रुपये दे ही नहीं रहा है। एक हफ्ते का 15 दिन हो गया, एक महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए। एक्स ने वाई से 100 रुपये लिए थे, वाई बार बार मांग रहा है कि भाई मेरे 100 रुपये दो यार, आप 3 महीने हो गए क्यों नहीं दे रहे हो, ये वो। बंदा मना ही करता जा रहा है, अभी नहीं है, ये है वो है। तो इस सिचुएशन में अब मान लीजिए एक दिन एक्स बहुत खुश हो रहा है, और खुश होते होते वाई से यूं कह रहा है कि एक काम करते हैं, 100 रुपये तो नहीं, मैं तुझे 60 रुपये दूंगा, 60 रुपीज। बोलो मंजूर है? 60 रुपीज देने की बात कर रहा है, यानी 100% में से 60% पेमेंट की बात हो रही है। अब सारा दारमदार किसके ऊपर होगा? प्रोमिसी के ऊपर होगा। प्रोमिसी कौन है? मिस्टर वाई, जिसने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर। 60 रुपीज अब एक्सेप्ट करना या न करना, वो सारा किस्सा किसके ऊपर निर्भर करेगा? वाई के ऊपर निर्भर करेगा। अब वाई डिसाइड करेगा कि 60 रुपये एक्सेप्ट करने या नहीं करने। अगर उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ये ये जो सिचुएशन है, ये जो सेटलमेंट की बात हो रही है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या माना जाएगा? इट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर अमाउंट देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्ट तो 100 रुपये का था, 100 रुपये उधार दिया था, 100 रुपये मिलने चाहिए थे, बल्कि मैं तो यूँ कह रहा हूँ ब्याज के साथ 110 120 मिलने चाहिए थे। लेकिन यहाँ तो बंदा 60 रुपये देने की बात कर रहा है, वो भी 3 महीने बाद। तो हम क्या सोचेंगे? 60 आने दो भाई, आने दो। 60 रुपये तो आ रहे, मना थोड़ी ना करना है। लक्ष्मी आ रही है और हम दोने की बात करेंगे, सर गलत बात हो जाएगी। तो 60 आने दो, भले 60% रिकवरी हो रही है। इसका ये मतलब है, अगर हमने ये एक्सेप्टेंस कर लिया एक बार लेसर अमाउंट का, तो उसके बाद हम रिमेनिंग 40 रुपीज, समझना आप, रिमेनिंग 40 रुपीज फ्यूचर में क्लेम नहीं कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज बाय सेटिस्फेक्शन। आप 60 रुपये से संतुष्ट हो, ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ पे द पार्टी इज डिस्चार्ज, द अदर पार्टी प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द होल डेप्ट। 100 की जगह पे सेटलमेंट हो रहा है, सिर्फ 60 रुपीज में पूरा ट्रांजेक्शन सेट करने की बात की जा रही है। यहाँ पार्शियल एक्सेप्टेंस किया जा रहा है, पार्शियल अमाउंट का एक्सेप्टेंस किया जा रहा है, लेसर अमाउंट का एक्सेप्टेंस किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी ने बहुत टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप क्या सोचोगे? भाई 100% तो वैसे भी आने से रहे, 60% आ रहे ले लो, 70% आ रहे ले लो, क्यों मना करे? तो इस तरीके से भी डिस्चार्ज मिलेगा। डिस्चार्ज किसे मिलेगा? सामने वाले को। सामने वाले को तो डिस्चार्ज मिलेगा ही, उसकी रिकवरी हो गई, और प्रॉमिसी को भी डिस्चार्ज मिल जाएगा। रिमेनिंग 40 रुपीज जो उसे अब देने नहीं है फ्यूचर में कभी भी, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। बोथ द पार्टीज गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से भी हो सकता है व्यवहार। ये भी एक तरीका है डिस्चार्ज पाने का। 5वें पे चलते हैं, वेवर। सेक्शन 63 के हिसाब से दूसरा आता है वेवर। गुजराती में कहवाय हक जतो करवो। आपके जो भी राइट्स है, जो भी अधिकार है, आप वेव कर रहे हैं, यू आर वेविंग योर राइट्स। वेवर का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है? वेवर मीन्स टू लेट गो और टू सरेंडर द ओवरऑल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। आप लेट गो कर रहे हैं, जाने दो चलेगा, और क्या, छोड़ दो। या सरेंडर ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, आपका जो अधिकार है आप सरेंडर कर देते हो। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वैराग्य धारण कर लो, शायद मोह माया से दूर भाग जाओ। ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मीन्स यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू हैव योर राइट्स। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में से, यू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। साथ साथ में जैसे ही अपना राइट आप वेव करते हो, आप अपना अधिकार वेव कर लेते हो, फिर से खींच रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो आप सामने वाले को भी रिलीज कर रहे हो। यू आर ऑल्सो डिस्चार्जिंग द अदर पर्सन बाय योर वेवर। इस तरीके से भी डिस्चार्ज हो सकता है। जैसे तीन भाइयों के एक प्रॉपर्टी में बंटवारा हो रहा है, मान लीजिए 3 भाई है, 3 ब्रदर्स है,
और प्रॉपर्टी में बंटवारा कर रहे हैं तो बंटवारे का स्वरूप कैसा हो सकता है? कुछ इस प्रकार हो सकता है, काल्पनिक है, कि बड़े भैया के हिस्से में मकान आया, मंझले भैया के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ माँ आई। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, काल्पनिक था। तो यहाँ पे जो छोटा भाई है, छोटे जो है, उसने अपना जो राइट है वो लेट गो किया, अपना अधिकार उसने लेट गो किया, जत्तू करी, छोड़ी दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मकान में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इस तरीके से अगर आप अपना राइट बिहेव कर देते हो तो सामने वाला द अदर पर्सन, दो भाई जो है, बड़े भाई और मंझले भैया, दे गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। आप फ्यूचर में आप अपना अधिकार मांग नहीं सकते। इस तरीके से अगर राइटिंग में ले लिया गया तो आप फ्यूचर में आप अपना अधिकार मांग नहीं पाओगे। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है दो पक्षकारों के बीच में। और चलते हैं आखिरी पॉइंट पे, सिक्स्थ मेथड पे चलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम सेक्शन 63 के हिसाब से आखिरी पॉइंट, समय बढ़ाने की बात की जा रही है। पहले मैंने असाइनमेंट का टाइम रखा था, सबमिशन डेट 11 सितंबर, फिर बढ़ा के 20 किया, फिर बढ़ा के मैंने उसको 25 किया, और फिर लास्ट में मैंने 30 सितंबर तक का टाइम एक्सटेंड किया। कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई परफॉर्मेंस फर्स्ट मे को देना था, लेकिन दोनों पक्षकारों ने डिमांड किया, भाई फर्स्ट मे को मुझे माल नहीं दो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा लेट कर दो ना। दूसरा कहता वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मैं थोड़ा ऐसे भी माल आने में है, अभी तक आया नहीं है, तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते, 1 मई को नहीं, मैं आपको 10 मई को माल दूंगा, चलेगा ना? दोनों एग्री होने चाहिए। बोथ पर्सन मस्ट म्यूचुअली एग्री विथ ईच अदर फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम लिमिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका मतलब क्या होगा, अब जो परफॉर्मेंस देना है 10 मई को देना है, फर्स्ट मे को कोई परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं। बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म एज पर द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट एग्रीड बाय बोथ द पर्सन म्यूचुअली। दोनों ने म्यूचुअली जैसे एग्री किया उसके हिसाब से परफॉर्मेंस देना है। यानी पुरानी डेट के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं देना है, न्यू डेट के हिसाब से परफॉर्मेंस देने की बात हो रही है। सो दिस आर द 6 मेथड्स through which the parties get discharged from the contract.